अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सी फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या अब फातिमा के सामने सारी असलियत आ चुकी है। अगर ये असलियत आ चुकी है तो उसके बाद फातिमा क्या मुतहर को माफ़ कर देगी। मुकम्मल इस रिव्यू में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुतहर काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वो चाहता है कि जो भी असलियत है वो सारी फातिमा के सामने ना आए। उसने इतना बड़ा काम गलत किया लेकिन फिर भी उसके दिल में डर अभी भी बाकी है। मुतहर अपने घर में जाकर घुस जाता है, ना ही किसी के साथ बात करता है, ना ही फातिमा के साथ कांटेक्ट करता है कि फातिमा को लेकर भी आना है। उसके होश हवास अपने खो चुके होते हैं क्योंकि वो उस घर में जा ही नहीं सकता, ना ही सबके सामने वो सामना कर सकता है। तो फातिमा उसे बार बार कॉल करती रहती है। आखिरकार मुतहर उसकी कॉल उठा लेता है। जैसे ही उसकी कॉल उठाता है मुतहर उसका पहले नंबर देखते हैं तो डर जाता है कि कहीं फातिमा को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। अगर पता चल गया तो इसके बाद फातिमा के रिएक्शन मेरे साथ क्या होगा। तो वो दिल को पत्थर रख के दिल के ऊपर और उसकी कॉल उठा लेता है और उससे कहता है कि जी फातिमा बोलो। फातिमा उससे कहती है कि मुतहर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से कॉलें कर रही हूँ, शादी वाले दिन से तुम गायब हो, ना ही तुम्हारा कोई अता पता है, ना ही तुम्हें कुछ मालूम है। यहाँ पर इतना बड़ा मसला बना हुआ है, तुम आओ और तुम अपने मामू का आकर कांधा बनो। उस बेचारी को नहीं पता कि इसने खुद ही ऐसा काम किया है, उसका कांधा तोड़ा है, बना नहीं है। तो मुतहर ये बात सुनता है फातिमा की तो खुश हो जाता है अंदर से। वो शुक्र अदा करता है कि शुक्र है अब फातिमा को इस बात का तो नहीं पता। मंसूर साहब अब किसी भी सूरत में ये चाहता है कि ये जो सारा काम हुआ है ये फातिमा तक कानो कान तक खबर ना पहुंचे क्योंकि वो फातिमा के बच्चे को नहीं नुकसान पहुंचा सकता और ना ही वो फातिमा का घर बर्बाद करना चाहता है। अगर वो फातिमा का घर बर्बाद होता है तो इससे यहाँ पर भी इसकी इंसल्ट होती है। तो वो सबको जाकर मना कर देता है और ख़ास तौर पर अनीका के पास जाता है और उसे कहता है कि खबरदार अगर तुमने इस बात का जिक्र फातिमा के आगे किया, अगर फातिमा को ये सब कुछ पता चला तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हें बाप बन के इस घर में पाला है। अनीका बेचारी सारी उसकी बातें चुपचाप सुन रही होती है क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर पाती, उसके पास ऐसा कुछ जवाब भी नहीं होता। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि मैंने ये जो काम किए बहुत ही गलत किए। वो चाह रही थी कि मैं ये सब कुछ करूँगी तो उसके बाद आज़ाद हो जाऊँगी, किसी के साथ घूमने के लिए चली जाऊँगी, मुतहर के साथ जाऊँगी। मुतहर तो बेचारा सादा से कुछ कर भी नहीं पाएगा तो मैं ऐसे मुँह तोड़ जवाब दे दूँगी, लेकिन उसके ऊपर ये सारा कुछ उलट हो चुका होता है। मंसूर साहब उससे कहते हैं कि बस तुमने इस बात का फातिमा के सामने जिक्र नहीं किया, किसी के सामने भी तुमने इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर फातिमा को पता चल गया तो मैं तुम्हें माफ़ कभी भी नहीं करूँगा। जिस वक्त फातिमा ने मुतहर को कॉल की थी उस दिन से मुतहर ने उससे कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, आज नहीं आ सकता अगली शाम को आ जाऊँगा। तो मुतहर फ़ौरन मंसूर साहब के घर में जाता है। जैसे पहला कदम रखता है तो मंसूर साहब उसके सामने खड़ा होता है। उससे जैसे देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना ही चाहिए जिस हिसाब से मुतहर ने उसके साथ किया। फ़ौरन उसके पास जाता है, उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुतहर उसका गुस्सा बड़े एक आराम के साथ सुन रहे होते हैं, बड़े एक सब्र तहम्मुल के साथ उसका गुस्सा सुन रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि मामू जान मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये गुस्सा, तुम्हारा ये घमंड, तुम्हारा ये गरूर किस बात का? तुम अर्श पे थे और उसके बाद फर्श पे तुम्हें मैंने डाल दिया। आज तुम किस काम के हो? जैसा तुम चाहते थे या जिस बराबर तुम थे आज मैं तुम्हारे उसी मकाम पे आ चुका हूँ। मतलब कि वो अब इन दोनों में जो है फ़र्क भी नहीं रखना चाहता। वो उसे साफ अल्फाज में कह रहा होता है कि जो दौलत तुम्हारे पास थी आज वही दौलत मेरे पास भी है। तुम आज फ़र्श पे खड़े हो, मैं भी आज फ़र्श पे खड़ा हूँ। खुदा के लिए आप ये गरूर, ये गुस्सा छोड़ दो, इस पर तुम्हें यहाँ पर पछतावा भी हो सकता है। मंसूर साहब उसकी ये जब इंसल्ट सुनता है, उसकी ये बातें सुनता है तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वो हशर करूँगा कि जो तुम अपने आप को भी भूल जाओगे और तुम अनीका को लेने की बजाय तो दूर की बात तुम फातिमा को भी यहाँ से नहीं लेकर जा पाओगे। पता नहीं वो कौन सा अब उसके साथ काम करने जा रहा है। तो नसीन बेगम जैसे ही मंसूर का ये गुस्सा सुनती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि नहीं मंसूर तुम अपने आप को कंट्रोल करो क्योंकि तुम खुद चाह रहे थे कि ये सारी असलियत फातिमा के सामने ना आए। अगर तुम शोर मचाओगे तो लाजमी बात है फातिमा के सामने सारी असलियत आ जाएगी। फातिमा भी इसी कमरे में रह रही है, ये इसी घर में रह रही है, तो उसने जब सुन लिया तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो मंसूर बेचारा नसरीन की बात सुनता है तो चुप हो जाता है क्योंकि वो इज़्ज़त को मज़ीद अपनी ख़राब नहीं करना चाहता। जब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं फातिमा
तैयार हो रही होती है कि मुतहर आएगा मुझे लेने के लिए। जब उसे पता चलता है कि मुतहर आ गया तो फ़ौरन भाग कर आती है और उसे एक अनजान, देखो उसका जो चेहरे बात करने का अंदाज़ होता है, लिबास होता है, उसका रहन सहन होता है, एक अनजान, उसे इस घर में वो रह भी नहीं रही इस हिसाब से, तो फ़ौरन मुतहर को कहती है कि मुतहर उसके साथ मुस्कुरा कर बात कर होता है मंसूर से। जब फातिमा की आवाज़ सुनता है तो उसकी जो हंसी होती है, उसका जो गरूर होता है वो फ़ौरन दब जाता है। वो चाहता है कि फातिमा के सामने असलियत बिल्कुल भी ना आए, अपने बच्चे को वो ख़राब नहीं करना चाहता। फ़ौरन फातिमा की तरफ जाता है और उसे जवाब देता है। फातिमा उसे फ़ौरन बातें करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि मुतहर तुम कहाँ थे, देखो यहाँ पर कितना बड़ा मसला बन चुका है, तुम्हें मामू का साथ देना चाहिए, उमैर का तुम्हें साथ देना चाहिए, और तुम वहाँ पर जाकर बैठे हो और इनके साथ ही अभी रहो और उस बंदे का पता करो जिसके साथ अनीका ने निकाह की है। देखो अब फातिमा की ये सारी बातें, मुतहर उसके साथ बड़े आराम के साथ उसकी बातें सुन रहे होते हैं, मंसूर साहब भी उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। अगले दिन अनीका चाहती है कि किसी भी सूरत में वो मुतहर के साथ मुलाकात करे, मुतहर को समझाने की कोशिश करे, उसे राज़ी करने की कोशिश करे कि वो अपने मामू को राज़ी करे और मुझे यहाँ से लेकर जाए। क्योंकि अनीका के ऊपर जिस हिसाब से वो जुल्म कर रहे थे, जिस हिसाब से उसके ऊपर पहाड़ ढहा रहे थे, वो अनीका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फ़ौरन अपनी सहेली का बहाना बनाकर बाहर जा रही होती है, अपनी माँ को भी बहाना बना देती है, अपनी तई अम्मा को भी बहाना बना देती है कि मैं अपनी सहेली को मिलने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही बाहर निकलने लगती है तो आगे मंसूर साहब उसके सामने खड़ा हो जाता है। उससे कहते कि कहाँ जा रही हो, तो अनीका उससे कहती है कि मैं अपनी सहेली को मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मंसूर साहब उसके ऊपर फ़ौरन गुस्सा करता है, उससे कहते हैं कि ख़बरदार अगर तुमने सहेली का नाम लिया। बहुत ही अच्छा इस जगह पर मंसूर साहब उसकी इंसल्ट करता है और उससे ये भी कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर इस तरह पहले तवज्जो दी होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने तुम्हारे साथ डील की, तुम्हें खुला छोड़ा, जहाँ तुम्हारा दिल किया तुम जाती रही, तो आज हमें ये दिन देखना पड़ा। तो वहाँ पर सुल्ताना बेगम भी उसके साथ ही बैठी होती है। जब मंसूर साहब अनीका के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है तो सुल्ताना बेगम को भी इशारा दे देती है, उससे कहती कि आज के बाद ये इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। सहेली तो दूर की बात, ये किसी दोस्त को भी नहीं मिलेगी, और अगर इसका कोई इमरजेंसी काम होता है, इसका कोई ज़रूरी काम होता है तो ये नसीन बेगम को साथ लेकर जाएगी। अनीका का तो ये ख्वाब था कि मेरी मुतहर के साथ शादी हो जाएगी, मैं इस वजह से उसके साथ शादी कर रही हूँ। उमैर अब चेंज हो चुका है, मुतहर आज़ाद ख्याल का बंदा है, तो मैं उसके साथ घूमूंगी। लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ पर इसके घर में ही इसकी जेल बन जाएगी। ये इस घर में अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। अपनी माँ के साथ जाकर गुस्सा करेगी, अपनी माँ को जाकर डांटेगी कि माँ जी मैं इतनी तो अब पाबंद नहीं हो सकती, या मैं अपने आप के ऊपर इतना तो कंट्रोल नहीं कर सकती कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जहाँ पर भी जाऊँ अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। सुल्ताना बेगम उसे कहेगी कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी आज़ाद थी, तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं था, और तुमने खुद अपने आप के साथ ऐसा किया तो आज ये तुम्हें दिन देखना पड़ रहा है। अनीका के साथ बहुत ही अच्छा हुआ। देखो कि जिस हिसाब से अनीका अपने आप के ऊपर गुरूर करती थी, दूसरा अपने आप के ऊपर घमंड करती थी, अपने आप को हर वक्त आज़ाद समझती थी, तो ऐसा ही बंदा ऐसा काम करता है और उसके बाद उसे जो सज़ा मिलती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये अनीका के साथ सज़ा है, मंसूर साहब ने इसके ऊपर फ़ौरन फोकस कर दिया, इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दिया। उमैर अब अनीका से इतनी उसे नफ़रत हो चुकी है और अपने घर से कि वो हर वक्त अपसेट रहना शुरू कर देते, ना ही वो किसी के साथ बात करता है, उसकी माँ से समझाने की कोशिश भी करती है। अब देखो कि यहाँ पर होगा ये कि फातिमा को जैसे पता चलेगा, फातिमा के सामने असलियत तो आनी है। ये 2 एपिसोड के बाद हैं, 3 एपिसोड के बाद हैं, क्योंकि फातिमा के सामने जब तक असलियत नहीं आएगी तो उतने तक इस ड्रामे का एंड भी नहीं होगा। तो लाजमी बात है 4-5 एपिसोड और गुजारेंगे, उसके बाद ही फातिमा के सामने असलियत आएगी। फातिमा के सामने जब असलियत आएगी तो उस वक्त मुतहर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि मैंने अब फातिमा के साथ बहुत ही गलत किया, या अपने मामू के साथ बहुत ही गलत किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हो सकता है कि वो जाकर फातिमा से माफ़ी मांगे, उसके आगे हाथ जोड़े और उसे कहे कि फातिमा खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फातिमा को यहाँ पर इसके माफ़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से फातिमा के साथ उसने धोखा किया, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। मंसूर के ऊपर ये बातें कर रहा था, गरूर वाली बातें, देखो अब सारा जो गरूर है वो मुतहर के अंदर ही आ चुका है। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर फातिमा के सामने असलियत आएगी तो उसके बाद फातिमा के रिएक्शन मुतहर के साथ क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।